Hello everyone, a very warm welcome to you all. From this video, we are going to start a new series under company law, that is operations and mismanagement, which will cover section 241 to 246. So let's get started. Operations and mismanagement. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर अमलगमेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन चैप्टर के कंटिन्यूटी में पढ़ा जाता है क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन था सेक्शन 230 से सेक्शन 240 तक। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है देन यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द डिटेल्ड चैप्टर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन 241 से 246 तक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट टर्म्स है ये कॉन्क्रीट वे में डिफाइन नहीं की गई है कहीं भी। तो कंपनी के अफेयर्स को अगर ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है या नहीं किया जा रहा है ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको बोलते हैं मिसमैनेजमेंट। और अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को सप्रेस किया जा रहा है यानी कि दबाया जा रहा है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। सो ऑपरेशन मीन्स एन एक्ट ऑफ शेयर होल्डर्स विच इज हार्श एंड बर्डनसम ऑन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, वेयर एज मिसमैनेजमेंट मीन्स gross negligence or gross mismanagement by the board of directors which is prejudicial to the interest of the company as a whole. जनरली जो डिसीजंस होते हैं कंपनी में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 में मेंशन किए गए हैं वो लिस्ट ऑफ केसेस जहां पर सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम बन जाता है, मतलब सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे किसी चीज को, किसी मैटर को, और वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। उसके अलावा बहुत से ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें बोर्ड रेजोल्यूशन और शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन दोनों पास होते हैं, मतलब बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया, मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, उसके साथ में शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन लगता है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो या स्पेशल रेजोल्यूशन हो। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब शेयर होल्डर्स की मेजॉरिटी ने, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब एटलीस्ट 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लग जाता है। तो यहाँ पर भी शेयर होल्डर्स की मेजॉरिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी की बात हो रही है। इसके अलावा ऐसे केसेस भी होते हैं जहां बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा प्लस 100% ऑफ द शेयर होल्डर्स अप्रूवल लगता है। दैट मीन्स कंपनी में मेजॉरिटी प्रिवेल करती है, यानी कि सारे डिसीजंस जो भी लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी लेती है। एक बहुत फेमस केस लॉ था जिसका नाम था फॉस वर्सेस हार्बॉटल। उस केस में भी यही हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि जो मेजॉरिटी है वही डिसीजंस लेगी, उसी के डिसीजंस प्रिवेल करेंगे, और जो माइनॉरिटी है वो बीच में मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकती है। तो अगर माइनॉरिटी को लगता है कि मेजॉरिटी डिसीजंस गलत ले रही है या माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है या उनकी डिसीजंस की वजह से कंपनी को हार्म हो सकता है, तो उस केस में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इस चैप्टर में रिलीफ ले सकते हैं, मतलब वहां पर ये चैप्टर लग जाता है। या तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस में, लाइक फॉर एग्जांपल सेक्शन 48 में एक रिलीफ दिया गया है, लाइक स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होंगे, सेक्शन 48 इज अबाउट द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होंगे दे कैन गो टू ट्राइब्यूनल, या फिर अदरवाइज क्या होता है कि उनको इस चैप्टर के अंडर रिलीफ मिलता है। तो अगर माइनॉरिटी को लगता है कि मेजॉरिटी गलत है तब वो इस चैप्टर के अंडर सेक्शन 241 एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। एप्लीकेशन टू एनसीएलटी फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट अंडर सेक्शन 241 सबसेक्शन 1। तो 241 इज अबाउट द एप्लीकेशन टू एनसीएलटी फॉर रिलीफ इन केस। जब भी माइनॉरिटी को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी गलत हो सकता है, तो वो अंडर सेक्शन 241 में एनसीएलटी को रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकता है। बट ऐसे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे जहां पे माइनॉरिटी मेंबर्स एनसीएलटी को अप्लाई करेंगे। तो अंडर सेक्शन 241 सिर्फ कुछ चीजें हैं, जो कुछ सिचुएशंस दी गई हैं कि तभी माइनॉरिटी अप्लाई कर सकता है फॉर टू एनसीएलटी फॉर रिलीफ। लेकिन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन मेंबर जाएगा, उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 244, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 241 में
किन किन केसेस पे, किन किन सिचुएशंस में जो मेंबर है, जो एलिजिबल होकर बैठा है अंडर सेक्शन 244, वो किन सिचुएशन पे एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है। सबसेक्शन 1 है उन क्राइटेरिया का कि कब कब वो अप्लाई कर सकता है। क्लॉज ए, अगर मेंबर को लगता है कि जो अफेयर्स हैं कंपनी के, जो भी कंपनी में काम हो रहा है, वो हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड अगेंस्ट, यानी कि मेंबर कोई भी हो सकता है, सिंगली या जॉइंटली। हैव बीन कंडक्टेड यानी कि पास्ट में हो चुके हैं, और आर बीइंग कंडक्टेड यानी कि प्रेजेंट में अगर कुछ गलत हो रहा है, पास्ट में या प्रेजेंट में अगर उस कंपनी की कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कुछ गलत हो रही हैं अगेंस्ट द जनरल पब्लिक, या फिर मेंबर, वो जो मेंबर है उसके अगेंस्ट कुछ हुआ है, या अदर मेंबर्स के अगेंस्ट कुछ हुआ है, या फिर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। यहाँ पर अगर मेंबर या मेंबर दूसरे मेंबर्स के अगेंस्ट कुछ गलत हुआ है तो ये केस बन गया है ऑपरेशन का। और अगर कंपनी के ही अगेंस्ट में कुछ होने वाला है, दैट मीन्स कंपनी एज अ होल, ये हो गया मिसमैनेजमेंट। मेंबर के अगेंस्ट हो रहा है दैट इज ऑपरेशन, क्योंकि जब माइनॉरिटी को दबाया जाता है या माइनॉरिटी के अगेंस्ट कुछ हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। लेकिन अगर कुछ कंपनी में ही कुछ गलत हो रहा है दैट इज कॉल्ड मिसमैनेजमेंट। तो अगर किसी पर्सन को सिंगली या जॉइंटली ऐसा लगता है कि कंपनी के अफेयर्स पास्ट में या प्रेजेंट में कुछ गलत हो रहे हैं अगेंस्ट द जनरल पब्लिक, या उस मेंबर के अगेंस्ट, या अदर मेंबर्स के अगेंस्ट, या फिर कंपनी के अगेंस्ट, तब वो एनसीएलटी के पास अंडर सबसेक्शन 1 एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सेकेंडली, कब वो कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कंपनी में कुछ मटेरियल चेंजेस होते हैं कंपनी के मैनेजमेंट में, जिसकी वजह से, मतलब कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, लाइक उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेंज हो रहा है, यही मटेरियल चेंजेस हैं कुछ, ये 4 चीजें हैं। अगर उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अगर वो चेंज हो गए, या फिर कंपनी का मैनेजर चेंज हो गया, यहाँ पर जो मैनेजर है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 53 में जो मैनेजर की डेफिनेशन दी गई है, यानी कि वो मैनेजर जिसके पास कंपनी की सारी पावर्स होती हैं वही चेंज हो गया है, या फिर कंपनी की मेंबरशिप में कोई चेंज आ गया है। मेंबरशिप कहाँ होती है, जहाँ पे कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल होती है, जिन कंपनीज में शेयर कैपिटल नहीं होती है वहाँ मेंबरशिप होती है। तो अगर कुछ ऐसी मेंबरशिप्स में चेंज हो गया है या ओनरशिप में चेंज हो गया है, ओनरशिप मीन्स कंपनी विद शेयर कैपिटल, यानी कि जो शेयर कैपिटल है, जो उसके ओनर्स हैं उसमें ऐसा चेंज हो गया है, मतलब कुछ वाकई में कुछ मटेरियल चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से मेंबर्स को ऐसा लगता है, या जो पर्सन जो अप्लाई कर रहा है उसको ये लगता है कि उस चेंज की वजह से उस कंपनी में उस चेंज की वजह से कुछ जो ऐसे अफेयर्स हैं वो ऐसे कुछ होने वाले हैं फ्यूचर में, मतलब ड्यू टू लाइकली दैट उसको, ये पर्सन को लगता है कि जो अफेयर्स होंगे दैट विल बी कंडक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर और द कंपनी एज अ होल। मतलब इस मैनेजमेंट में चेंज होने की वजह से फ्यूचर में उस पर्सन को, उस इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर को हार्म हो सकता है, या फिर कंपनी को एज अ होल हार्म हो सकता है, देन मेंबर कैन अप्लाई टू एनसीएलटी। तो क्लॉज ए में थी पास्ट और प्रेजेंट की बात, यानी कि अगर कुछ गलत हो चुका है या हो रहा है, और क्लॉज बी में है फ्यूचर की, मतलब उस चेंज के आने की वजह से अगर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कुछ गलत हो सकता है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर और कंपनी। क्लॉज ए में जनरल पब्लिक की भी बात करी गई है, लेकिन क्लॉज बी में जनरल पब्लिक की बात नहीं की गई है। दैट मीन्स पब्लिक के साथ कुछ गलत अगर हो चुका है या हो रहा है तभी अप्लाई किया जा सकता है एनसीएलटी को, लेकिन फ्यूचर में अगर लगता है कि कुछ गलत होने वाला है तब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब तब एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। तो कब हो चुका है या होने वाला है ये डिफाइन करता है, यानी कि कुछ गलत हो चुका है या हो रहा है तो जनरल पब्लिक, मेंबर हिमसेल्फ और अदर मेंबर, या इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और फ्यूचर में अगर बात करें तो अगर उसको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है तो अगर मेंबर या कंपनी के अगेंस्ट होने वाला है तभी अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसको लगता है कि जनरल पब्लिक के अगेंस्ट कुछ होने वाला है तब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ लगता है कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो कुछ गलत हो रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में आर बीइंग कंडक्टेड कुछ गलत हो रहा है, देन इट में अप्लाई टू एनसीएलटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 के लिए
कुछ रिलीफ्स दी गए हैं, मतलब कि अगर ऐसा कुछ होता है तब क्या एक्शन लिया जाएगा, कुछ रेमेडियल एक्शन। तो सबसेक्शन 1 का जो रिलीफ है वो दिया गया है अंडर सेक्शन 242 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई के अंडर। इसमें लिखा हुआ है सब क्लॉज ई के अंदर है। तो सबसेक्शन 1 सेज दैट इफ ऑन एनी एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 241, अगर 241 में कोई भी एप्लीकेशन लगाई जाती है और ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि टर्मिनेट करना, यानी कि जो मटेरियल चेंजेस हुए थे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, मैनेजर में, उनमें जो चेंजेस आए थे, तो अगर ट्रिब्यूनल को लगेगा कि टर्मिनेट करना मतलब उनको एक तरीके से उनको वहां से रिजाइन करवा देना या कुछ भी उनकी सैलरी में चेंज कर देना, सेटिंग असाइड करना, सेटिंग असाइड मतलब कि पास्ट डेट से, जब से उनका अपॉइंटमेंट हुआ है पास्ट डेट से ही, बैक डेट से ही उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देना या मॉडिफिकेशन करना, कुछ भी एग्रीमेंट जो भी हुआ है अपॉइंटमेंट का, जो भी टर्म्स रहे होंगे उसमें कुछ मॉडिफाई करना। हाउसोएवर अराइव्ड एट बिटवीन द कंपनी एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द कंपनी एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई और डायरेक्टर या मैनेजर, एज द केस में बी, अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज में इन द ओपिनियन ऑफ द ट्रिब्यूनल बी जस्ट एंड इक्विटेबल इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो जैसा ट्रिब्यूनल को लगेगा ट्रिब्यूनल वैसा कर सकता है। मतलब रिलीफ के तौर पे अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या कुछ भी चेंज हुआ है और रिलीफ के लिए मतलब जो ट्रिब्यूनल को लगेगा कि उसके एग्रीमेंट को टर्मिनेट करना है, सेट असाइड करना है, मॉडिफाई करना है, व्हाटसोएवर द केस में भी, जो उनको लगेगा वो वैसा रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। सेकेंडली, इसका जो इफेक्ट है, मतलब जो ये रिलीफ है उसका जो इफेक्ट आएगा, जो भी रिलीफ दिया जाएगा अंडर दिस क्लॉज ई सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 242, जो भी रिलीफ दिया जाएगा उसका जो इफेक्ट आता है वो आता है अंडर सेक्शन 243। वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस दिए गए हैं कि कोई भी एग्रीमेंट में मॉडिफिकेशन होता है, कोई टर्मिनेशन होता है तो उससे क्या होगा। सबसेक्शन 1 says that where an order made under section 242, अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर आता है कि टर्मिनेट हो जाए, सेट असाइड हो जाए, मॉडिफाई हो जाए एग्रीमेंट में एज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ दैट सेक्शन, मतलब कि सेक्शन 242 ऑफ दैट सेक्शन मतलब सेक्शन 242 क्लॉज ई। First of all, such order shall not give rise to any claim whatever against the company by any person for damages or for the compensation for the loss of the office। कोई भी जो compensation प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से, अगर किसी को आप उसके अपॉइंटमेंट मतलब जितना उसका टेन्योर होता है उससे पहले अगर आप उसको निकाल देते हैं तो वो कंपनसेट करती है कंपनी। तो ऐसे केसेस में अगर यहाँ पर उसको निकाला जाएगा, उसके एग्रीमेंट में कोई चेंजेस आते हैं, तो ऐसे केसेस में कंपनी कोई भी उनको कंपनसेट नहीं कर सकती है, कोई भी डैमेजेस नहीं, मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी उस ऑर्डर की वजह से, कंपनी के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं आएगा कि उस पर्सन को कोई भी डैमेज दिया जाए या कंपनसेट किया जाए फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस और इन एनी अदर रिस्पेक्ट, ईदर इन परसुएंस ऑफ द एग्रीमेंट और अदरवाइज। Clause B says that वो person, no managing director or other director or manager whose agreement is so terminated or set aside shall for a period of 5 years from the date of the order, जब से order आएगा उसके 5 years तक, जब से वो उसका ऑर्डर आया है टर्मिनेट होने का या सेट असाइड करने का, विदाउट द लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल, लीव मतलब परमिशन, बिना एनसीएलटी की परमिशन के बिना वो पर्सन, वो मैनेजिंग डायरेक्टर या वो डायरेक्टर उस कंपनी में, ऑफ दैट कंपनी मीन्स उस कंपनी में वो दोबारा से अपॉइंट नहीं हो सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 इज मोर क्रूशियल देन सबसेक्शन 2 बिकॉज सबसेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो केस फाइल कर सकता है इफ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि ऐसा कोई पर्सन है जिसको देखकर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उस पर्सन की वजह से जो भी कंडक्ट है मैनेजमेंट का, एनी पर्सन कंसर्न इन द कंडक्ट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज और हैज बीन इन कनेक्शन, मतलब कुछ हुआ है या कुछ हो रहा है, कैसा, कुछ गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफीजेंस यानी कि मिसयूज ऑफ पोजीशन, परसिस्टेंट नेग्लिजेंस यानी कि लगातार कुछ ऐसा नेग्लिजेंटली कुछ काम हो रहा है, और डिफॉल्ट इन कैरिंग आउट हिज ऑब्लिगेशन, कुछ ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में कोई डिफॉल्ट कर रहा है कोई पर्सन, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट
केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे कुछ 4 केसेस हैं। नेक्स्ट, clause B is business of the company is not or has not been conducted and managed by such person in accordance with sound business principle or prudent commercial practices। मतलब वो जो कंपनी है उसका बिजनेस नहीं हो रहा है कुछ प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग, मतलब जो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करते हुए कंपनी अपना काम नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए, जो आइडल रेशियो होता है। लेकिन कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है सपोज वो 10:1 हो गया है, 2:1 की जगह 10:1 पहुंच गया है। ये दिस वाज ओनली फॉर द एग्जाम्पल। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस केस में भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स नहीं हो रहे हैं तो वो केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, अ कंपनी इज और हैज बीन कंडक्टेड इन एंड मैनेज्ड बाय सच पर्सन इन अ मैनर विच इज लाइकली टू कॉज और हैज कॉस्ट, मतलब आपकी कंपनी कुछ ऐसा गलत कुछ कर रही है विच इज इंजूरियस टू होल ऑफ द सेक्टर, मतलब सीरियस इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्री और बिजनेस टू विच सच कंपनी परटेन्स, मतलब कंपनी के लिए नहीं पूरे सेक्टर के लिए, पूरे इंडस्ट्रियल ट्रेड के लिए, उस ट्रेड इंडस्ट्री के लिए ही कुछ कंपनी गलत करने वाली है या कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी के बहुत ज्यादा फ्री रिजर्व्स थे, आपने क्या करा, मार्केट में कुछ नए प्लेयर्स यानी कि नए राइवल्स आ रहे थे आपके, आपने उनको मार्केट से हटाने के लिए अपना जो मार्केट प्राइस होना चाहिए, जो एक आइडल प्राइस होना चाहिए किसी प्रोडक्ट का, आपने उसको बहुत कम कर दिया। सपोज 50 का होना चाहिए, आपने 5 कर दिया। ऐसी आपने कुछ प्रैक्टिसेस अपनाई जिससे ताकि जो आपके राइवल्स हैं वो चले जाएं। ऐसे केसेस में भी सीजी केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, क्लॉज डी, द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज और हैज बीन कंडक्टेड एंड मैनेज्ड बाय सच पर्सन विच इंटेंड टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर्स, मतलब अपने क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए या मेंबर्स के साथ कोई फ्रॉड करने के लिए या फिर कोई अनलॉफुल पर्पस के लिए कुछ बिजनेस हो रहा है विच इज प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसे केसेस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट में इनिशिएट अ केस, दैट मीन्स वो केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट सच person and refer the same to the tribunal with a request that the tribunal may inquire into the case। ट्रिब्यूनल के पास वो केस फाइल कर सकता है इस रिक्वेस्ट के साथ कि अब ट्रिब्यूनल देखेगी कि वो पर्सन एक फिट एंड प्रॉपर पर्सन है या नहीं है टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द कंडक्ट एंड द मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 में सिर्फ इतना बताया गया है कि जब ट्रिब्यूनल केस फाइल करती है अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी ज्वाइंड एज अ रिस्पोंडेंट टू द एप्लीकेशन, मतलब जो एमसीए होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, क्योंकि उसने एप्लीकेशन फाइल करी है तो वो प्लेंटिफ कहलाएगी और जिस पर्सन के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल करी गई है वो रिस्पोंडेंट कहलाई जाएगी। तो मतलब जब केस फाइल किया जाता है तो ऐसे ही होता है, जो केस फाइल करता है वो प्लेंटिफ कहलाता है और जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है वो रिस्पोंडेंट कहलाता है। सबसेक्शन 5, एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एप्लीकेशन फाइल करती है तो वो कैसे करेगी, एक तो जो स्टेटमेंट लगाया जा रहा है वो कंसाइज होना चाहिए एंड मटेरियल एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसिडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है वो सारी इंफॉर्मेशन देगी इन अ वेरी कंसाइज स्टेटमेंट में और shall be signed and verified in the manner laid down, और उसी तरह से उसी मैनर में जैसे कोई सरकार कोई गवर्नमेंट कोई केस फाइल करती है किसी भी चीज़ की किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, जिस तरह से केस फाइल किया जाता है बिल्कुल वैसे ही जैसा प्रोसीजर लेड डाउन है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 उसी फॉर्म में बनेगा, सिग्नेचर किए जाएंगे एंड वेरिफिकेशन होगा, जैसा मतलब सूट फाइल करती है गवर्नमेंट बिल्कुल वैसे की वैसे ही होगा। Thank you so much. I hope it is clear. In the next video, we are going to discuss another section of this series, operations and mismanagement. Till then, stay connected, keep learning.